मैनपुरी से सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बार फिर अपने रथ पर सवार होकर यूपी फतेह करने निकले हैं। अखिलेश यादव की विजय यात्रा मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान से एटा के लिए कल रवाना हुई। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर कई तीखे हमले किए। यह अखिलेश की विजय यात्रा का 8वां चरण है, लेकिन इस बार उनकी नजर मैनपुरी, एटा और कासगंज की सीटों पर है, जहां पिछली बार भाजपा ने बड़ी सेंधमारी की थी। लेकिन इस बार अखिलेश पूरा हिसाब बराबर करने के मूड में नजर आ रहे हैं। हमारी और आपकी टोपी का रंग है लाल, और जो कोई भी देख रहा होगा लाल और पीले को तो हो रहा होगा लाल और पीला। हमारे गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी गढ़ में जमकर गरजे अखिलेश, मैनपुरी से एटा और कासगंज को लाल संदेश। बाबा मुख्यमंत्री घबरा रहे हैं लाल रंग से बहुत। ये लाल रंग क्रांति का रंग है। 22 के विजय पथ पर समाजवादी रथ, कौन पास करेगा यूपी का अग्निपथ। आपका एक रथ और भाजपा के 6 रथ, लेकिन आपके रथ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। आईटी की रेड पर अखिलेश की दहाड़, दिल्ली पर सीधा प्रहार। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं। उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है और ज्यादा तेज और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि यूपी की लड़ाई में समाजवादी पार्टी का विजय रथ लगातार विरोधियों की चुनौती बढ़ा रहा है। क्योंकि एक बार फिर अखिलेश विजय रथ लेकर यूपी फतेह करने निकल पड़े और इस बार अखिलेश का विजय रथ समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े गढ़ मैनपुरी से एटा के लिए रवाना हुआ। अखिलेश यादव की कोशिश इस बार मैनपुरी के साथ साथ एटा और कासगंज की हवा में जीत का लाल रंग उड़ाने की है। अखिलेश यादव ने इस बार साइकिल की रफ्तार को 400 पार पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए छोटे छोटे कई दलों से हाथ मिलाया। इसमें एक दल उनके चाचा शिवपाल यादव का भी है। यही वजह है कि अखिलेश के चेहरे की रौनक न सिर्फ बदली हुई है, बल्कि वो खुलकर भाजपा पर जमकर लाल पीला प्रहार कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने अपने करीबियों पर हुई आईटी की छापेमारी को लेकर भी जमकर हमला बोला। दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के और प्रकोष्ठ भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नए दिल्ली वाले प्रकोष्ठ हैं। उसमें एक है आईटी प्रकोष्ठ, एक सीबीआई प्रकोष्ठ, एक है ईडी प्रकोष्ठ। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा और इन्हें हार सताएगी तो ये दिल्ली वाले और आएंगे यूपी में। इस दौरान अखिलेश यादव लाल टोपी वाले बयान पर भी जमकर बोले और लाल रंग से जुड़ी सारी कहावतें याद दिलाने लगी। वहीं इन सब के बीच अखिलेश ने एक बड़ा दांव जनगणना को भी लेकर चला। अखिलेश ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनी तो 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की ये विजय रथ की 8वीं यात्रा थी और इस बार अखिलेश की नजर मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों के साथ साथ एटा की 4 विधानसभा सीटों पर है। क्योंकि जहां 2017 में सपा मैनपुरी को बचाने में सफल रही थी, वहीं एटा में भाजपा की आंधी में सपा पूरी तरह से साफ हो गई थी। भाजपा ने एटा की 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। लेकिन इस बार अखिलेश पूरा हिसाब बराबर करने के मूड में है। लेकिन क्या अखिलेश हिसाब बराबर कर पाएंगे? क्योंकि अभी भाजपा की लीड 3-0 की है। अगर अखिलेश यादव इस बार भी हार गए तो ये बढ़कर 4-0 हो जाएगी और अखिलेश के खाते में एक और हार लिख जाएगी। लेकिन अखिलेश जीत गए तो भाजपा की सारी लीड वो इसी जीत के साथ खत्म कर देंगे। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
वहीं कल एटा पहुंचने पर अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में चल रही भाजपा की जनविश्वास यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का रथ नहीं बल्कि चाउमीन का ठेला है और भाजपा के रथ से यात्री भी गायब दिख रहे हैं। वहीं अखिलेश ने प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर भी सवाल खड़े किए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यूपी की कानून व्यवस्था में 5 साल में बड़ा सुधार हुआ है। अखिलेश यादव से बात की हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। समाजवादी विजय रथ समाजवादी पार्टी के अभेद्य किले में समय चल रहा है और जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। किस तरह का सर समर्थन है? और ये तो वो जगह है जहां से समाजवाद की नर्सरी कहा जाता है। आज मैनपुरी और एटा का समाजवादी विजय रथ का कार्यक्रम था, जो जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है, जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी शून्य होने वाली है। और इसलिए होगी क्योंकि ना किसानों की आय दोगुनी की है, ना महंगाई कम की है, ना युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए हैं। जो बड़े बड़े बिजली के कारखाने भी लग रहे थे वो आज ठप कर दिए हैं। अगर बन गए होते तो शायद उत्तर प्रदेश को बिजली मिलती है। आपका भी रथ चल रहा है, बीजेपी का भी 6 क्षेत्रों में रथ चल रहा है। इस रथ की उस रथ से कैसे तुलना देखेंगे? ये समाजवादी पार्टी का विजय रथ 6 रथों पर हावी है और वो जो रथ चल रहे हैं वो जुगाड़ के चल रहे हैं। कुछ लोग आए चले गए, अब रथ कहाँ है किसी को नहीं पता। दिन में सुबह कहा चाउमीन रथ नहीं, वो जुगाड़ के रथ हैं और अगर उनको दूर से देखें और करीब से किसी से जानकारी करें तो लखनऊ में जिस तरीके से खाने पीने और चाउमीन के ठेले लगते हैं, जो ट्रक के ठेले बनते हैं, उस तरह का उनका रथ दिख रहा है। जो लोग रथ में चलने वाले थे वो कहाँ चले गए अब? मातृशक्ति महाकुंभ में उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने कि एक बार फिर से गुंडा राज आ जाएगा, बलात्कारियों की सिफारिशें आती थी थाने में। इसको लेकर वो कहीं ना कहीं महिलाओं में एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा। उस पर क्या आप कहें? बाबा मुख्यमंत्री जी ने शायद नहीं बताया होगा कि सरकार बनते ही उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए, उन्होंने डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस ले लिए। हाथरस जैसी बेटी के साथ घटना हुई और लगातार उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। आज अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो 40% से ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अन्याय बढ़ा है और वहीं दलितों के खिलाफ भी 40 और 50% से जाकर के उनके खिलाफ क्राइम बढ़ा है। तो देश के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जो अच्छी योजनाएं थी 1090 जो महिलाओं को और बेटियों को, बहनों को सुरक्षा देती थी, उत्तर प्रदेश की राजनीति उपयोगी और अनुपयोगी बना गई है। अनुपयोगी इसलिए कहेंगे कि उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। एटा तक ये लगातार उनका जो रथ चल रहा है, लाखों की भीड़ अभी तक उन अखिलेश यादव से मिल चुकी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये सुहेलदेव समाज पार्टी के हैं। आप सुहेलदेव पार्टी के जी, राजभर जी की पार्टी के, तो अब अखिलेश जी उनसे मिल रहे हैं। तो कुल मिला के गठबंधन के जितने भी दल हैं उनका भी सम्मान अखिलेश यादव कर रहे हैं और ऐसे में अब ये रथ है आगे बढ़ रहा है। एटा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर, जहां फांसी की सजा पाए कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के मामले में मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में कहा है भविष्य में इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव के आश्वासन पर कोर्ट ने मामले की जांच के आदेश नहीं दिए। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित किया है। दरअसल कोरोना काल में फांसी की सजा वाले 4 कैदियों को 3 बार छोड़ दिया गया था, जिसको लेकर अब जो मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया है भविष्य में इस तरीके की गलती नहीं होगी और उसके बाद कोर्ट ने जांच के आदेश इस पूरे मामले पर नहीं दिए हैं। बात 1000 करोड़ की सौगात की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आधी आबादी को साधने के लिए सबसे बड़ा दांव चला है। कल प्रयागराज में महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया और विश्वास दिलाया कि महिलाओं के लिए जितने काम उनकी पार्टी ने किए हैं उतना किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में लाखों महिलाएं शामिल हुई, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये सब वोट में तब्दील होगा? आधी आबादी वाला दांव, किसके मजबूत होंगे पांव? महिलाओं को मोदी की सौगात, क्या योगी के लिए जीत की पिच होगी तैयार? उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए, एक बार फिर भाजपा का परचम लहराने के लिए और एक बार फिर योगी को सीएम बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। क्योंकि सूबे की सियासत में जो कभी नहीं हुआ
वो पीएम मोदी ने आधी आबादी को साध कर प्रयागराज में कर दिखाया। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया। 1 लाख महिलाओं के खातों में करोड़ों रुपए सीधे ट्रांसफर कर दिए। लेकिन बात पैसे ट्रांसफर करने से ज्यादा महिलाओं को सुरक्षा का भाव दिलाने की थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी के भाषण में पूरा फोकस आधी आबादी और उनके लिए सरकार ने क्या क्या किया इसे बताने पर था। प्रयागराज में प्रधानमंत्री के भाषण का पूरा फोकस आधी आबादी पर रहा। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो लकीर प्रयागराज में खींची है, क्या उसे विपक्ष का कोई नेता पार कर पाएगा? क्योंकि भाजपा के दावे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की रैली में करीब 3 लाख महिलाएं प्रदेश के अलग अलग जिलों से शामिल हुई। लेकिन क्या इस बार महिलाओं का वोट पूरी तरह से फिर भाजपा को मिलेगा? क्योंकि 2017 में उज्ज्वला योजना एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई थी, जिसने भाजपा की झोली में 325 सीटें डाल दी। लेकिन महिला मोर्चे पर भाजपा को प्रियंका गांधी की तरफ से बड़ी चुनौती मिल रही है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। बसपा की ओर से चुनाव प्रचार की कमान पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने संभाल रखी है। चंदौली के चकिया में पार्टी की एक सभा में सतीश मिश्रा ने भाजपा और सपा दोनों पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, दंगे होते नहीं बल्कि कराए जाते हैं और सपा भाजपा दोनों मिलकर वोट के लिए दंगे कराते हैं। दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और ये समाजवादी पार्टी जो एक दूसरे से मिले रहते हैं, ये मिलजुल करके योजना बना करके अपने वोट की राजनीति करने के लिए इस तरह के दंगे फसाद कराने का काम करते हैं। अब ये छुपा नहीं है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात बड़ी खबर की करेंगे। पश्चिम यूपी में रालोद ने बसपा में सेंधमारी शुरू कर दी है, क्योंकि पूर्व बसपा विधायक गजेंद्र चौधरी ने बसपा को अलविदा कह दिया है। गजेंद्र चौधरी बसपा छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। जयंत चौधरी ने गजेंद्र चौधरी को सदस्यता दिलाई है। 2 बार सपा से विधायक रह चुके हैं गजेंद्र। 2017 में विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे और अब उन्होंने आरएलडी का हाथ थाम लिया है। जयंत चौधरी ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई है और इस बार आरएलडी का जो गठबंधन है वो सपा के साथ है। और अब बात कोरोना के खतरे की करेंगे। देश में ओमिक्रॉन का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक ओमिक्रॉन के 213 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 57, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54 मामले सामने आए। अब तक 90 ओमिक्रॉन के मरीज ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। ये जो आंकड़े हमने आपको बताए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जानकारी अभी तक सामने आई है, जिसमें कि दिल्ली में 57, महाराष्ट्र में 54 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं और अब तक 90 ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं। गनीमत यही है कि ये जो नया वेरिएंट है, इससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं वो ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन खतरा लगातार बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन के अब तक 213 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें कि दिल्ली में 57 है, 54 महाराष्ट्र में है और 90 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं उत्तरी भारत में शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। बर्फीली हवाएं लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। बढ़ती ठिठुरन और बर्फीली हवाओं को देखते हुए सीएम योगी ने शासन को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यूपी के लोगों को शीतलहरी से बचाने के लिए पुराने रैन बसेरों में व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही नए रैन बसेरे बनाने के आदेश भी पारित किए गए हैं। साथ ही नए रैन बसेरों के लिए धन भी उपलब्ध करा दिया गया है। सीएम योगी ने यूपी के हर जिले में गरीबों को सर्दी से बचाने के लिए अलाव जलाने और कंबल बांटने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार शीतलहर से किसी गरीब की जान ना जाए, इसको लेकर सरकार की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश भर में जिम्मेदार संस्थाओं को पर्याप्त धनराशि देकर रैन बसेरे बनाने के काम में और तेजी कर दी है। सरकार की मंशा है जगह जगह रैन बसेरे बनाकर शीतलहर से निराश्रित, अक्षम और गरीबों को शरण दी जाए।
सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरे में साफ सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। किसी भी तरीके से अवैध कब्जे रैन बसेरों पर ना हो पाए। सीएम ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। अगर कोई निराश्रित या गरीब सड़क किनारे खुले में सोता है तो उसे तुरंत रैन बसेरे में पहुंचाया जाए। किसी भी जिले में शीतलहर से मौत होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो सरकार की ओर से इसके सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। शीतलहर बढ़ रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, ऐसे में किसी भी व्यक्ति की जान ठंड से ना जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने लखनऊ में भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाई है। ये मूर्ति पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नजदीक लगाई गई है। हालांकि सपा की तरफ से भगवान परशुराम की 108 फीट की कांस्य की प्रतिमा लगाई जानी है, जिसका ऑर्डर जयपुर में दिया जा चुका है। ये प्रतिमा मोहान रोड पर लगाई जाएगी। इसका शुभ मुहूर्त में अखिलेश यादव से इसका लोकार्पण कराया जाएगा। और वो प्रतिमा भी आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व विधायक संतोष पांडे ने ये मूर्ति लगवाई है। सही समय पर इस मूर्ति का लोकार्पण अखिलेश यादव से कराया जाएगा। खास बात यह है 108 फीट लंबी ये प्रतिमा है, कांस्य की मूर्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद का मुरादनगर सीट इन दिनों सियासत के सेंटर में है। दावेदार अपनी अपनी मुराद पूरी करने की चाहत में है, लेकिन पत्ते कोई नहीं खोल रहा है। सवाल ये है, दो त्यागी चेहरों में भाजपा किसकी मुराद पूरी करेगी और किसको त्याग करना होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। 2022 के सियासी पिच पर दम और दावे के बीच खेल चल रहा है। सीटों पर नाम अभी फाइनल नहीं है, लेकिन दावेदारी के हिसाब से जोर आजमाइश जारी है। अगर गाजियाबाद के मुरादनगर सीट की बात करें तो भाजपा से दो त्यागी चेहरों के बीच उम्मीदवारी की चर्चा है। पहला नाम मौजूदा विधायक अजीत पाल त्यागी है, तो दूसरा नाम अमरीश त्यागी है, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। दोनों नेताओं के नाम के चर्चे भले ही हो रहे हों, लेकिन दोनों में से कोई खुलकर न तो उम्मीदवारी की बात स्वीकार कर रहा है और न ही नकार रहा है। तो पार्टी का जो निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा, तो सब में मैं भी आता हूँ और वो निर्णय मुझे भी स्वीकार होगा। और पार्टी अगर अमरीश त्यागी को देती है, किसी अन्य व्यक्ति को टिकट देती है, तो उसका चुनाव खुले दिल से लड़ाया जाएगा। बहुत ही अनुशासित पार्टी है। पार्टी जिस किसी के लिए भी वहां से आदेश जारी करती है, हम कार्यकर्ता उसके लिए जुट जाते हैं। तो मेरे चाहने ना चाहने की इसमें कोई दूर दूर तक संभावना नहीं। पार्टी के नेतृत्व, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस व्यक्ति के नाम पर कमल का फूल लेके भेजेगा, उसके लिए हम क्षेत्र में दिखाई देंगे। दोनों कैंडिडेट का सियासी रसूख दमदार है। अजीत पाल त्यागी के परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा है। पिता मुरादनगर सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं अजीत पाल त्यागी खुद इस सीट से मौजूदा विधायक हैं, जबकि अमरीश त्यागी मुरादनगर के ही रहने वाले हैं। उनके पिता केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव के साथ साथ राज्यसभा के सांसद भी हैं। गाजियाबाद से वो एक बार सांसद भी रह चुके हैं। ऐसे में जब से अमरीश त्यागी भाजपा में शामिल हुए, उनके नाम की चर्चा जोरों पर है। उम्मीदवारी को लेकर जानकारों के भी अपने अपने दावे हैं, लेकिन फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है कि किसके त्याग से यहां बीजेपी की जीत की मुराद फिर से पूरी हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो विधानसभा मुरादनगर की सीट है बीजेपी की, वो किसकी झोली में जाएगी और यहां से उम्मीदवार कौन होगा। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सियासत लगातार जारी है। भाजपा जहां जन्मभूमि के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर हमले कर रही है, वहीं सपा ने भी अब जवाब देने का मूड बना लिया है। एटा में अखिलेश यादव की विजय यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भी दिखी। एटा के रामलीला ग्राउंड में मंच में होर्डिंग में श्री कृष्ण दिखाई दिए। बता दें कि एक दिन पहले ही भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कृष्ण यदुवंशी थे और अखिलेश यादव भी यदुवंशी हैं। अगर भाजपा वोट के लिए इस मुद्दे को उठा रही है तो मथुरा का काम अपने ऊपर लेकर वोट क्यों नहीं ले जाते।
और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर और किस तरीके से इंतजाम किए जाने हैं उसको लेकर ये बैठक की जा रही है। देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो उसको लेकर ये बैठक योगी आदित्यनाथ करते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लगातार ओमिक्रॉन के जो मरीज हैं बढ़ रहे हैं। करीब 51 से 54 के बीच में मरीज हैं उत्तर प्रदेश में। मरीज और ज्यादा ना बढ़े और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो किस तरीके से प्रदेश में इंतजाम होंगे, बेड्स की व्यवस्था कैसे करनी है, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था कैसे करनी है, इसके साथ साथ अगर हालात बिगड़ते हैं तो कैसे आगे काम किया जाएगा, इसको लेकर निर्देश यहां पर दिए जाएंगे। बड़ी बैठक चल रही है, योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार समय समय पर मुख्यमंत्री की ओर से चिंता जताई जाती रही है। ऐसे में हालात काबू में रहें और अगर हालात बिगड़ते भी हैं तो उन्हें काबू में कैसे किया जाएगा, उस टाइम पर कैसे इंतजाम किए जाएंगे, उसको लेकर पहले से तैयारी की जा रही है।